देखिए, हमने कैश बुक शुरू किया था। कैश बुक के कुछ क्वेश्चंस हमने देखे। अभी आज पेटी कैश बुक के क्वेश्चंस जरा देखते हैं। पेटी कैश बुक में किस तरह से लिखा जाता है। पेटी कैश बुक क्या होता है, क्यों बनाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जरा सुनिए। देखिए बेटा, जब आपका एक छोटा घर होता है, आपका घर अगर छोटा है तो एक ही घर में क्या है, हम यहाँ पर बेड डाल देते हैं, यहाँ पर साइड में भगवान के लिए जगह रख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रसोई के लिए जगह रख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कपाट के लिए जगह रख लेते हैं, यहाँ पर बगल में कुर्सियाँ वगैरह रख लेते हैं। इस तरह से आपका एक घर में काम चलता है। लेकिन अगर आपका घर बड़ा हो, अगर आपका घर बड़ा हो तो आप क्या है, घर कई टुकड़े में रूम रूम में डिवाइड कर देते हैं। आप रूम रूम में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक रूम हो जाएगा हॉल के लिए, एक बड़ा जो है रूम हो जाएगा बेडरूम के लिए, एक बच्चों के लिए बेडरूम हो जाएगा, एक आपका किचन हो जाएगा, एक आपका स्टडी रूम हो जाएगा और एक आपका बाथरूम हो जाएगा। इस तरह से आप अलग अलग रूम के टुकड़े कर देते हैं। तो ऐसे ही बिजनेस जब आपका बड़ा होता है तो ये लोग कई टुकड़े कर देते हैं। बिजनेस आपका अगर बड़ा हो गया है तो ये लोग क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं। ये लोग बोलते हैं उधारी का ट्रांजैक्शन, उधारी का जो ट्रांजैक्शन है वो सब्सिडरी बुक में किया जाएगा। उधारी का काम जो है सब्सिडरी के अंदर किया जाएगा। क्रेडिट वाला काम जिसके अंदर पैसा नहीं मिला है हमें, तो इसके अंदर कौन कौन से बुक बनाए जाएंगे, इसके अंदर आपके बुक बनाए जाएंगे परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक। मैंने कहा परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक। तो ये सब किसका देखेगा, उधारी का देखेगा। उधारी का देखेगा, और वो भी उधारी में कौन सा उधारी, जो गुड्स से संबंधित होगा। परचेज और सेल तो गुड्स से संबंधित होते ना, तो गुड्स से संबंधित होगा और उधारी होगा तो इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। अगर आप रोकड़ा कर रहे हो तो रोकड़े के लिए ये लोग क्या बनाते हैं, कैश बुक, जो आपको मैंने बताया 2 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक जो आपको सिखाया गया, 2 कॉलम कैश बुक। तो इसके अंदर क्या है, रोकड़ा रिकॉर्ड होता है। रोकड़ा पैसे देकर अगर आपने परचेज किया है तो रोकड़ा इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। फिर ये लोग क्या बोलते हैं कि रोकड़ा सब एक ही इंसान देखेगा तो तकलीफ हो जाएगी। बड़ा बड़ा काम के लिए बड़े ओहदे वालों को बुलाइए, बड़े मैनेजर को बुलाइए, और छोटे खर्चे के लिए छोटे मैनेजर से ही काम चला लीजिए ना। जैसे घर में मान लीजिए चप्पल बच्चे का टूट गया है, अब उसकी सिलाई करवा लिया मम्मी ने, सिलाई करने के बाद वो बोल रहा है 20 रुपए हुआ मैडम। अब 20 रुपए देने के लिए आप पप्पा के ऑफिस में फोन तो करेंगे नहीं कि पप्पा आइए 20 रुपया देना है, पैसे का हिसाब किताब आप ही देखते हो, आइए और पेमेंट करके जाइए 20 रुपया।
तो पप्पा 50-60 रुपया भाड़ा लगा के आएंगे, अपना काम छोड़ के आएंगे और 20 रुपए पेमेंट करेंगे, ऐसा है क्या? नहीं। तो उसका पेमेंट कौन कर देगा? मम्मी ही देख लेंगी। मम्मी छोटे मोटे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के खर्चे खुद ही देख सकती हैं। तो जिस तरह से आप घरों में समझ रहे हैं कि बड़ा कुछ करना है, मतलब फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, एसी खरीदना है, बाइक खरीदना है, तो बड़ा कैशियर, बड़ा कैशियर कौन? पप्पा। पप्पा खरीदेंगे। और छोटी मोटी चीजें देखनी है, जैसे चप्पल टूट गया है, रिपेयर करवाया आपने, छतरी टूट गई थी, उसे आपने रिपेयर करवाया, बच्चे को चॉकलेट खरीद कर दे दिया, उसका पेमेंट करना है, तो ये मम्मी ही देख लेती हैं। तो छोटे मोटे खर्चे को हम लोग कहते हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक जो छोटे मोटे खर्चों को संभालता है उसे कहते हैं पेटी कैश बुक। तो ये दो के दोनों रोकड़ा ही होते हैं। रोकड़ा कौन कौन देखते हैं? कैश बुक और पेटी कैश बुक। लेकिन कैश बुक के अंदर बड़े बड़े हिसाब किताब देखे जाते हैं और पेटी कैश बुक में बहुत ही छोटे छोटे पेमेंट्स, बहुत छोटे छोटे हिसाब किताब देखे जाते हैं। बराबर? ठीक है। और इसके बाद एक और आता है जो इन तीनों में कहीं नहीं बैठे, तीनों में उसे कहीं नहीं जगह मिल रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं? उसके लिए जर्नल प्रॉपर बनाते हैं। जर्नल प्रॉपर। तो एक रूम और बनता है जो जर्नल प्रॉपर कहलाता है। इसके अंदर वो चीजें आती है जो कहीं नहीं बैठ रहा है, वो जर्नल प्रॉपर में बैठता है। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग टुकड़े करके इन लोगों ने रखा है कि आप ये संभालिए, आप ये डिपार्टमेंट संभालिए, ये डिपार्टमेंट। सभी डिपार्टमेंट अपना अपना काम करने के बाद रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट देते हैं तो वो फिर बाद में जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड होता है। तो ये सब जर्नल एंट्री के सपोर्टर हैं। ये लोग अपना वाउचर बनाकर सब जर्नल एंट्री के पास सेंड करेंगे, फिर जर्नल एंट्री वाले क्या है उसे देखकर जर्नल एंट्री पास करते हैं। ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर ये ध्यान देना है कि उधारी के लिए अलग डिपार्टमेंट इन लोगों ने बनाया है, रोकड़े के लिए अलग बनाया है, जिसके अंदर छोटा रोकड़ा कैश बुक कहलाएगा, सॉरी बड़ा रोकड़ा कैश बुक कहलाएगा और छोटा रोकड़ा क्या कहलाएगा? पेटी कैश बुक। और जो कहीं नहीं बैठे उसे क्या कहेंगे? जर्नल प्रॉपर। तो भाई यहाँ मैंने क्या कहा? नहीं सुना किसी ने? यस सर। यस सर। आवाज आ रही है क्या भाई? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर, आवाज आ रहा है। यस सर। आप लोगों को रोज रोज पंप करना पड़ता है बोलने के लिए, आप लोग बोलते ही नहीं। चलो मैंने क्या बताया जरा देखते हैं। अभी जो हम लोग बिजनेस देख रहे हैं वो छोटे बिजनेस के बारे में देख रहे हैं कि बड़े बिजनेस के बारे में? छोटे बिजनेस के बारे में। छोटे बिजनेस। छोटे बिजनेस। छोटे बिजनेस के बारे में। छोटे बिजनेस। छोटे बिजनेस। छोटे बिजनेस के बारे में। चलिए ठीक है। तो छोटा हो या बड़ा हो, इसके अंदर हम लोग क्या है? कई डिपार्टमेंट देख रहे हैं। कई डिपार्टमेंट देख रहे हैं, तो कई डिपार्टमेंट रहेगा। तो ये बड़े बिजनेस के बारे में एक्चुअली हम देख रहे हैं, जिसके अंदर उधारी अलग और रोकड़ा अलग। तो जहां पर उधारी वाला हिसाब किताब रिकॉर्ड करोगे, जहां पर उधारी वाला हिसाब किताब रिकॉर्ड करोगे, वहां पे कौन कौन सा 4 बुक बनाओगे? बताओ। जहां उधारी वाला रिकॉर्ड करोगे वहां कौन से 4 बुक बनेंगे? बताइए। परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न। बरोबर, ये 4 बनेंगे उधारी के लिए। जहां पर रोकड़ा काम करोगे, लेकिन बड़ा बड़ा रोकड़ा, बड़े बड़े डीलिंग वाले आप संभालोगे, तो वो आप कौन से बुक में रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक में। कैश बुक में। कैश कैश बुक में। बुक। कैश बुक में आप रिकॉर्ड करोगे। और छोटे छोटे रोकड़े की डीलिंग आप कौन से बुक में रिकॉर्ड करोगे? पेटी कैश बुक। पेटी। पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में। और जिसको कहीं नहीं जगह मिलेगा वो कहाँ जाएगा? जर्नल में। जर्नल हो जाएगा प्रोफाइल। जर्नल जर्नल। प्रॉपर में। ठीक है। अच्छा, अब क्या बताऊं मैं आपको? हाँ, ये पूरा जो टुकड़ा 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 किया है ना आपने, जिसको शाखाएं जो हैं,
ये सभी शाखाओं को, सभी टुकड़ों को मिलाकर एक नाम दिया गया है, क्या? सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक मतलब मददगार बुक्स, मदद करने वाले बुक्स जो जर्नल को मदद करते हैं। तो मदद करने वाले बुक क्या है आपके? परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सब के सब मदद करने वाले बुक्स हैं। इन्हें सब्सिडियरी नाम से जाना जाता है, इसलिए चैप्टर का नाम इन लोगों ने सब्सिडी रखा है। और सब्सिडरी में ही ये लोग ये सब पढ़ाएंगे आपको। टू कॉलम कैश बुक भी, पेटी कैश बुक भी, परचेज बुक भी, सेल बुक भी, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और जर्नल प्रॉपर, ये सब का सब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बताइए ये सभी लोग किसे मदद करेंगे फाइनली? बताइए बेटा, ये सभी लोग फाइनली किसे मदद करेंगे? जर्नल। 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 जर्नल एंट्री को, हाँ जर्नल, हाँ जर्नल एंट्री बनाने के लिए ये सभी लोग मदद करेंगे, जर्नल। ठीक है, अच्छा इसके बाद बताइए, इन सभी को, ये सभी मदद करेंगे जर्नल एंट्री को। तो मदद करने वाले चीज को, मदद में दी गई चीज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्सिडियरी कहते हैं। जैसे राशन दुकान पे चावल गेहूं मिलता है ना, तो वो पब्लिक को मदद के लिए आता है, तो उसे हम सब्सिडियरी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में उसे हम सब्सिडियरी कहते हैं। ठीक है, तो ये लोग भी मदद करते हैं, इसलिए इनके पूरे झुंड को, इनके पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? सब्सिडियरी बुक्स। क्या कहेंगे बेटा? सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स। तो आपको अब पता चल गया है, आपको अब पता चल गया है कि सब्सिडरी बुक जो है, इसका मैं आपको चैप्टर का नाम दिखा देता हूँ। ये देखिए 9वां पेज पर, ये देखिए सब्सिडरी बुक, ये दिख रहा है सब्सिडरी बुक। 5वां चैप्टर जो है उसका नाम क्या है? सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक, सब्सिडरी बुक का स्पेलिंग देख लीजिए, सब्सिडियरी, सब्सिडियरी बुक। और सब्सिडरी बुक जब आप ओपन करेंगे तो उसी के अंदर आप पढ़ेंगे टू कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक मैंने आपको बता दी कुछ बातें। अब शुरू करते हैं हम लोग पेटी कैश बुक के बारे में। पेटी कैश बुक कैसा दिखता है, कैसे बनता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए, ये चेहरा है पेटी कैश बुक का। ऊपर हेडिंग आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पेटी कैश बुक। फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल मतलब क्या? बहुत सारे कॉलम बनाए जाएं तो उसे एनालिटिकल कहा जाता है। पेटी कैश बुक में बहुत सारे कॉलम बनाओगे तो उसे एनालिटिकल, एनालिटिकल पेटी कैश बुक कहा जाएगा। अगर बहुत सारे कॉलम नहीं बनाओगे, छोटे में काम चलाओगे, तो उसे सिंपल पेटी कैश बुक कहा जाएगा। सिंपल पेटी कैश बुक। तो ये सिंपल हमारे एग्जाम में नहीं आता है, हमारे एग्जाम में क्या है? एनालिटिकल पेटी कैश बुक ही आता है। तो जरा इसको हम देखते हैं कैसे भरना चाहिए। तो चलिए बेटा, आर यू रेडी? यस सर। यस सर। तो मैं जो बातें, हाँ जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। आपके पास सबसे पहला कॉलम है अमाउंट कॉलम, और यहाँ पर भी एक कॉलम है अमाउंट कॉलम। पहला कॉलम अमाउंट कॉलम, और मैंने यहाँ पर रेड से टिक किया, वो भी अमाउंट कॉलम ही है। तो दो दो अमाउंट कॉलम क्यों है? अगर पैसा आएगा तो ये वाले कॉलम में लिखेंगे, पैसा आएगा तो ये वाले कॉलम में आया, आया मैंने लिख दिया। और अगर पैसा गया तो ये कॉलम में लिखेंगे, पैसा गया, पैसा गया तो ये कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? पैसा आया तो ये वाला अमाउंट कॉलम, और पैसा गया तो ये वाला अमाउंट कॉलम। ठीक है, अभी जैसे आप
LF मतलब लेजर फोलियो और JF मतलब जर्नल फोलियो जानते हैं, वैसे इसके अंदर ये देखिए सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में क्या लिखा है, कैश बुक फोलियो। कैश बुक फोलियो मतलब छोटा वाला कैशियर बाद में किसको रिपोर्ट करता है, बड़े कैशियर को। तो बड़े ये पेटी कैश बुक से बातें बाद में किस में जाने वाली हैं, कैश बुक में जाने वाली हैं। तो कौन से पेज पे जाएगा, वो पेज यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन फिर ये कॉलम बिल्कुल खाली रहेगा हमेशा, पूरे साल आप इसमें कुछ नहीं लिखोगे। ये कॉलम बनाया जाएगा लेकिन इसमें लिखा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो कैश बुक फोलियो मतलब कैश बुक का पेज नंबर जहां पर पेटी कैश बुक से आप बातें ट्रांसफर किए हो वो। ये आपका है डेट कॉलम। यहाँ पे क्या बात हुई, कहाँ पर पैसे, कहाँ से पैसे आए, कहाँ पर पैसा गया, कहाँ पर पैसे आए, कहाँ से पैसे आए और कहाँ पर पैसा खर्च हुआ, वो रिकॉर्ड होगा। उसके बाद में यहाँ पर अमाउंट्स, ये वाउचर नंबर मतलब कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, वो कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, वो नंबर नंबर तो ये भी हमेशा साल भर खाली रहेगा, इसके अंदर भी कुछ नहीं लिखा जाएगा। वाउचर नंबर वाला कॉलम भी हमेशा साल भर खाली रहेगा, ठीक है। चलिए बाकी सब सिंपल है, आप अपने आप समझ जाओगे। बताइए जरा, ये जो पहला कॉलम है इसमें पैसे आएंगे तब रिकॉर्ड करोगे कि पैसे चले जाएंगे तब रिकॉर्ड करोगे? आएंगे तब। सर आएंगे आएंगे तब तब रिकॉर्ड करेंगे। आएंगे आएंगे तब तब रिकॉर्ड रिकॉर्ड होगा। करेंगे। ओके, अच्छा ये बताइए, चलिए अब मैं बता रहा हूँ, आप लोग माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए बेटा। बंद कर लिया सबने? चलिए मान लीजिए आपको मेन कैशियर आए, मम्मी को पैसा कहाँ से मिलता है, पापा ही दे के जाते हैं ना, तो मम्मी महीने भर खर्च करती है, बाद में रिपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पर भी पेटी कैशियर को जो पैसे हैं वो मेन कैशियर ही स्टार्टिंग में दे देता है और बोलता है इसी में आप पूरा महीना चलाइए, ठीक है। तो अब चेक कीजिए, मान लीजिए मेन कैशियर आया और स्टार्टिंग में पैसे दे रहा है। स्टार्टिंग मतलब एक डेट बताइए, स्टार्टिंग तो 1 तारीख ही रहेगा ना, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ Jan 1, Jan 1, जनवरी 1। जनवरी 1 को क्या हुआ बेटा, पैसे आ रहे हैं, मान लीजिए कितने पैसे आपको चाहिए बोलिए महीना चलाने के लिए, कितना दे दिया जाए? 20,000। वेरी गुड, बच्चे ने कहा 5,000, तो 5,000 बच्चे को दे दिया जाए। तो ये रिकॉर्ड हो गया 5,000। तो 5,000 मेन कैशियर दे रहा है, तो आपके पास आया, आया इसलिए आपने किस साइड लिखा है, फर्स्ट साइड में लिखा है कि 5,000 आ गया। जब जब पैसे आएंगे तो आप क्या लिखोगे, टू लिखोगे, और जब पैसे जाएंगे तो क्या लिखोगे, बाय बाय। लिखोगे। तो पैसे आए हैं तो आप टू लिखोगे। टू कौन दिया आपको, मेन कैशियर कैश अकाउंट से निकाल कर दिया है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कैश अकाउंट, यहाँ पर लिखा जाएगा कैश अकाउंट। तो आपके पास पैसे आ गए हैं 5,000, मेन कैशियर ने 1 तारीख को दिया है और बोला कि पूरा महीना चलाना, फिर मैं लास्ट में आकर आपको वापस से मिलूंगा, ठीक है। तो चलिए अब पूरा महीना चलाते हैं इसी में। तो अब बताइए बेटा, पैसे अब आ गए तो अब खर्चे शुरू होंगे, खर्चे शुरू किए जाएं। तो खर्चों में सबसे पहला खर्चा क्या हुआ जरा देखते हैं। आपको क्या लाना है, आपको प्रिंट आउट पेपर और पेन खरीदना है या मार्कर खरीदना है? तो मार्कर एंड प्रिंट आउट पेपर। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि बाय, खर्चा कहाँ पर हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, बाय मार्कर, मार्कर एंड प्रिंट आउट पेपर, मार्कर एंड प्रिंट आउट पेपर, ठीक है।
तो देखिए बेटा, मार्कर एंड प्रिंट आउट पेपर जो आपने लाया है वो कितने का लाया है? तो वो आपने लाया है, मान लीजिए 100 रुपए का। 100 रुपए का लाया है आपने। तो यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे आप 100 रुपया। तो यहाँ मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ 100 रुपए। पैसे जा रहे हैं तो अमाउंट कॉलम ये दूसरा गया वाला अमाउंट कॉलम में लिखा गया। बोलिए, बात समझ में आई क्या? यस हाँ। सर। यस सर। यस सर। ओके। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आपके पापा ने आपको अगर आपके घर में 1 डजन चम्मच ला कर दिया, 1 डजन चम्मच ला कर दिया और कहा ले जा बेटा रखा, तो आप कौन से जगह पर ले जाकर रखोगे? किचन में। किचन। तो बरोबर जवाब है किचन में। सही जवाब है किचन में। अगर आपके पापा ने एक फर्स्ट क्लास अगर आपके पापा ने एक फर्स्ट क्लास नरम वाली तकिया, पिलो आपको लाकर दिया, तो आप कौन से जगह पर रखोगे? बेडरूम में। बेडरूम आपका सही जवाब है। बेडरूम आपका सही जवाब है। ठीक है। तो बताइए, आपको कौन सिखाया कि यहाँ पर ही रखना होगा, वहां पर ही रखना होगा? ये आपने धीरे धीरे लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया है। आप अपने रोजमर्रा के अनुभव से, एक्सपीरियंस से ऑटोमेटिक समझ गए कि ये चीज़ यहाँ पर रखना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर रखना चाहिए। तो ऐसे ही अकाउंट सब्जेक्ट में भी जब हम चीज़ें खरीदते हैं तो सबका एक नाम, एक एक नाम नहीं बनाते हैं, उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। जैसे आप बोलोगे नहीं, चम्मच अलग रखिए, थरिया के लिए अलग रूम बनाइए, टोप के लिए अलग रूम बनाइए, कलछी के लिए अलग रूम बनाइए, छनौटे के लिए अलग रूम बनाइए। तो ऐसा चलेगा क्या? पागल बोलेंगे आपको लोग, पापा तो एक थप्पड़ भी लगा देंगे। ठीक है। जब एक ही जैसी चीजें हैं तो उसके लिए एक ही रूम बनाया जाएगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई पाउडर के लिए अलग कपाट बनाइए, लिपस्टिक के लिए अलग कपाट बनाइए, नेल कटर के लिए अलग कपाट बनाइए, आईलाइनर के लिए अलग कपाट बनाइए। ये सब चीज़ें एक ही में रख दी जाएंगी, सिर्फ एक ही कपाट में। तो ऐसे ही बिजनेस में भी होता है। आप मार्कर लेंगे, आप पेपर लेंगे, आप पेंसिल लेंगे, आप इरेजर लेंगे, आप शार्पनर लेंगे, आप स्टैम्प पैड लेंगे या फिर पेपर पैड लेंगे, कार्बन कॉपी लेंगे, तो ये सब के लिए अलग अलग हेड नहीं बनाया जाएगा। इनको किसी एक हेड में लिखा जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी के दुकान से आप लाते हो ना ये सारी चीजें, तो इन्हें एक नाम दिया जाएगा कि प्रिंटिंग और स्टेशनरी वाली चीज पे खर्चा हुआ है। तो इसे कौन से हेडिंग के अंदर रखा जाएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मैं जो भी कुछ बोलूंगा आप उसके बाद में क्या बोलोगे? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो बताइए, पेन खरीद के लाया तो कहाँ लिखेंगे आप? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कार्बन पेपर आपने खरीदा, कहाँ लिखेंगे? ऑफिस फाइल आपने खरीदा, कहाँ पर लिखेंगे? इंक एंड पैड, इंक एंड पैड कहाँ लिखेंगे? बरोबर। तो चलिए, आप बात को समझ गए। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, मार्कर जो मैंने खरीदा, मार्कर और पेपर 100 रुपए का, उसे एक हेड के अंतर्गत लिखा जाएगा कि ये कौन से हेड के अंतर्गत आएगा? वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंतर्गत। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंतर्गत मैंने उसे लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आई रहेगी ना बेटा? Yes, sir. यस सर। चलिए,
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं ना, तो उस पे पोस्टल स्टैम्प चिपकाना पड़ता है। पोस्टल स्टैम्प जो एकदम छोटा सा दिखता है आपको, पोस्टल स्टैम्प जो चिट्ठियों पर चिपकाया जाता है या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, घर के डॉक्यूमेंट पर चिपकाया जाता है, साइन करते हैं उसके ऊपर, आधा साइन नीचे करते हैं, आधा साइन उसके ऊपर जाना चाहिए, तो उसे पोस्टल स्टैम्प कहते हैं। तो पोस्टल स्टैम्प आपने खरीदा, पोस्टल स्टैम्प आपने खरीदा। एक बार मैं आपको दिखा दूं पोस्टल स्टैम्प कैसा दिखता है। सर वो पहले लेटर के कवर पर लगाते थे ना सर। हाँ बेटा, सही बोल रहे हो। देखिए बेटा, ये आपका पोस्टल स्टैम्प है। ठीक है, तो ये पोस्टल स्टैम्प कहलाता है। और ये यहाँ वहाँ से नहीं मिलता है, पोस्ट ऑफिस से ही मिलता है। ठीक है, पोस्टल स्टैम्प। तमाम प्रकार के पोस्टल स्टैम्प होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर गांधी जी का बनाया हुआ है पोस्टल स्टैम्प। कई पोस्टल स्टैम्प बनाए जा चुके हैं। सर पोस्टल स्टैम्प का कलेक्शन भी होता है ना सर। हाँ, कुछ पागल लोग रहते करते बिना मतलब का। चलो, ये हो गया। अभी बताइए, पोस्टल स्टैम्प जो है, आपने देख लिया कि लेटर्स पे, गवर्नमेंट चीज़ों पे साइन करते हैं बैंक में, तो वो चिपका कर उसके ऊपर साइन किया जाता है, तो वो खरीदना पड़ता है। तो आप ये चीज़ खरीदोगे ना, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? पोस्ट ऑफिस से मिलेगा। पोस्ट ऑफिस से। हाँ, पोस्ट ऑफिस से अगर आप कोई भी चीज खरीदोगे तो उसे पोस्टेज के अंतर्गत लिखा जाएगा। पोस्टेज, पोस्टेज हेडिंग के अंतर्गत लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग पोस्टेज हेडिंग के अंतर्गत उसे लिख लेते हैं। तो पहले अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे कि आपने कितने का खरीदा। तो आपने खरीदा, मान लीजिए उसे 20 रुपए में, तो वो आप लिखेंगे पोस्टेज कॉलम के अंतर्गत 20 रुपया। पोस्टेज कॉलम के अंतर्गत लिखा गया 20 रुपया। ठीक है, खरीदेंगे एक सामान और फिर आप सोचेंगे कि वो किससे मैच करता है। ठीक है, फिर उस हेडिंग के अंतर्गत उसे लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपने, मान लीजिए ट्रक से, टेम्पो से कोई सामान ढो के लाया गया, मंगवाया गया, तो उसे कैरेज एंड कार्टेज कहते हैं। कैरेज एंड कार्टेज। ठीक है, तो आपने कोई सामान मंगवाया, सामान लाने के बाद सामने वाले ने कहा कि इसको मैं ढोकर लाया हूँ, भाड़ा दीजिए। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कैरेज। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं कैरेज। तो आपने सर अमेजोन कैरेज, से सामान बुक करते तो उसका देना पड़ता है ना, ऑर्डर चार्जेस। हाँ बेटा, सामान कोई भी चीज लाने पर डिलीवरी चार्जेस देना पड़ता है, उसी को हम कैरेज कहते हैं। तो कैरेज चार्जेस, कैरेज चार्जेस आपने कितना दिया? मान लीजिए 300 रुपया दिया। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 300 रुपये। अब ये किसके अंतर्गत आएगा? हेडिंग बनाया जाएगा कैरेज। आप किसी भी चीज से सामान ढोकर ला रहे हो, किसी भी वाहन से, किसी भी वाहन से आपने सामान ढोकर लाया है, तो उसका खर्चा कैरेज के अंतर्गत लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपने बेटा
मीटिंग के लिए जो मैनेजर हैं उन्हें जाने के लिए रिक्शे का भाड़ा दिया, टैक्सी फेयर दिया। तो रिक्शे से गए या टैक्सी से गए, तो मान लीजिए कि आपके साहब जो है वो टैक्सी से गए, तो अगर वो टैक्सी से गए हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी का भाड़ा। तो टैक्सी का भाड़ा जो है इंसान को ढोया गया, इंसान को अगर ढोया जाएगा तो उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में रखा जाएगा। सामान को ढो रहे हैं तो कैरेज में, सामान को ढोने का खर्चा जो है, सामान की ट्रैवलिंग का खर्चा जो है कैरेज, और इंसान की ट्रैवलिंग का जो खर्चा है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में आएगा। तो टैक्सी में इंसान आते जाते हैं तो वो ट्रैवलिंग माना जाएगा, ट्रैवलिंग हेडिंग के नीचे लिखा जाएगा। मान लीजिए कितना भाड़ा लग गया भाई, 200 रुपये लग गए, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 200 रुपये आपने साहब के टैक्सी का भाड़ा दिया, मैनेजर के टैक्सी का भाड़ा दिया। तो वो किस हेडिंग के अंतर्गत लिख रहा हूं मैं, ट्रैवलिंग के अंतर्गत, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग के अंतर्गत, एक्सपेंस। हाँ ट्रैवलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। मान लीजिए आपने कोई बहुत ही छोटा मोटा खर्चा किया है जिसका कोई मुख्य हेडिंग, उसका नाम भी लेना इतना कोई खास नहीं है, बरोबर है, उसे याद रखना भी कोई खास नहीं है। जैसे आपने मान लीजिए न्यूज़पेपर खरीदा, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आप अगर खरीदते हो तो ये इतनी छोटी चीज़ है कि इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जब कोई बहुत छोटा काम करोगे तो नाम भी इसका छोटा ही लिखेंगे। तो छोटे मोटे शब्द को इंग्लिश में मिसलिनियस कहते हैं। तो मिसलिनियस मतलब छोटा मोटा। तो न्यूज़पेपर में कितना खर्च हो गया आपका, मान लीजिए 5 रुपए, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5 रुपए, तो ये मैंने लिखा 5 रुपीज, 5 रुपए। 5 रुपए आपका खर्च हुआ, बहुत छोटा खर्चा है, इसको क्या नाम आप दोगे, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ऐसा नाम देंगे। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 रुपए, ठीक है, 5 रुपए लिख दिया गया, किसके नीचे, मिसलिनियस एक्सपेंसेस के अंडर में, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही आसान काम है, और आसान है भी, ठीक है। किसी को दिक्कत है क्या समझने में? नो सर। नो नहीं, तो सर। सर हाँ तो आगे बढ़िए। मान लीजिए आपका टेलीफोन का बिल आ गया, टेलीफोन का बिल आ गया, तो आप टेलीफोन बिल भर दिए। टेलीफोन बिल जो आपने भरा है वो आ गया है आपका 500 रुपये। 399 रुपए का। ओके बेटा, 500 रुपया लिख लेते हैं, बाद में प्लस माइनस करने में हमें टेंशन आएगा, 399 लिखोगे तो 500 लिख लेते हैं। 500 टेलीफोन चार्जेस के अंतर्गत हम लिखेंगे, टेलीफोन चार्जेस। तो टेलीफोन चार्जेस में टेलीफोन का हो गया या मोबाइल का हो गया, कोई भी कन्वर्सेशन वाला बिल आएगा तो उसके अंदर लिखा जाएगा, मोबाइल बिल, टेलीफोन बिल, ये इसके अंतर्गत लिखेंगे 500। ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए आप किसी इंसान को पैसे दे रहे हैं उधारी पर, वो बोला कि बाद में दे देता हूं, तो मान लीजिए आपका जो प्यून है, जो प्यून है, जो क्लर्क है, वो दौड़ा दौड़ा आया, क्लर्क का नाम है राजू। तो राजू दौड़ा दौड़ा आया और क्या बोला कि 100 रुपए दे दीजिए, 100 रुपए दे दीजिए, कुछ मुझे अभी इमरजेंसी काम है।
तो आप पूछे या नहीं पूछे, लेकिन 100 रुपए दे दिए, ये 100 रुपए आपको अगले दिन रिटर्न मिल जाएगा। तो ये ऐसा है कि आपने उधारी दिया है, और उधारी में हमेशा नाम याद किया जाता है, हमेशा नाम याद रखते हैं। तो हम लोग नाम याद करके लिखेंगे यहाँ पर राजू। क्या लिखा जाएगा? राजू अकाउंट। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, राजू को दिया हमने तो यहाँ लिखा जाएगा राजू अकाउंट। ठीक है, राजू अकाउंट लिखा जाएगा। और किसी में अकाउंट नहीं लिखा मैंने, लेकिन राजू में क्या लगाएंगे? अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि उसके खाते में रिकॉर्ड होगा ये। और अगर खाते वाली बात है तो उसके लिए हम लेजर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, आपको पता है जितने भी अकाउंट बनते हैं, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट, उन सबको लेजर अकाउंट कहते हैं। तो ये राजू अकाउंट बना है तो ये भी लेजर अकाउंट कहलाएगा, और एक लेजर अकाउंट का कॉलम बनाकर वहां पर हम लिखेंगे। तो इनको आपने कितना दिया बताइए। मान लीजिए आपने दिया है 275 रुपए, मान लीजिए 275 रुपए दिया है, 275 आपने दिया है मान लीजिए। तो 275 आपने दिया, लेजर में जाकर आप लिखोगे 275 उनके सामने। तो आप देख रहे हो हर खर्चे का अमाउंट मैंने कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा है। एकदम स्टार्टिंग में ऊपर आप देख लीजिए, मैंने 100 कितनी बार लिखा है? 2 बार। मैंने 20 कितनी बार लिखा है? 2 बार। 300 भी 2 बार, 200 भी 2 बार, 5 भी 2 बार, 500 भी 2 बार, और 275 भी 2 बार लिखा गया है। ठीक है, बताइए लेजर में कब लिखेंगे? जब किसी इंसान को आप उधारी दे रहे हो तभी लिखा जाएगा, नहीं तो नहीं लिखा जाएगा। भविष्य के लिए बता दूं, 2 ही केस में लेजर में लिखा जाता है, 2 केस में लेजर में लिखा जाता है। अगर आपने किसी इंसान को उधारी दिया तब, और कोई एसेट्स परचेस किया तो, कोई छोटा मोटा एसेट्स परचेस कर लिया आपने तो। छोटा मोटा एसेट्स मतलब मान लीजिए टेबल फैन आपने खरीद लिया तो, या फिर टाइपिंग मशीन, टाइपराइटर आपने खरीद लिया तो लेजर अकाउंट में लिखा जाएगा। तो राजू को उधारी दिया तो राजू अकाउंट लिखेंगे, टाइपराइटर आपने अगर खरीदा तो टाइपराइटर अकाउंट लिखेंगे, और अमाउंट लेजर अकाउंट के नीचे लिखा जाएगा। अगर आपने टेबल फैन खरीदा है तो टेबल फैन अकाउंट लिखेंगे, और अमाउंट ले जाकर लेजर के नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई कुछ पूछ रहा है क्या? मैं पूछूं? हाँ बोलो। सर, जो फोर्थ में आपने बताया कि अगर किसी इंसान को जाने के लिए भाड़ा देंगे तो इस फोर्थ वाले में लिखेंगे, अगर किसी जानवर के लिए करेंगे तो? जानवर आपको पहले ही पता है कि जानवर हमारे लिए अकाउंट में सामान माना जाता है, वस्तु माना जाता है। ठीक है, सामान माना जाता है, वस्तु माना जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कैरेज में लिखेंगे, कैरेज। और कोई पूछ रहा है कुछ? सर ग्रोसरी का सामान कहाँ लिखेंगे? आप खुद ही सामान बोल रहे हो तो समझ जाओ, 2 ही चीज है, इंसान और सामान। इंसान ने ट्रैवलिंग किया बस से, रिक्शे से, टैक्सी से, ट्रेन से, तो ट्रैवलिंग में किसी भी प्रकार का सामान है, चाहे जानवर है, चाहे छोटा सामान है, चाहे बड़ा सामान है, उसका ढोने का खर्चा कैरेज में जाएगा। बोलो, और कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं सर, मार्कर एंड पेपर आपने स्टेशनरी में लिखा, वैसे ग्रोसरी का हम अलग बनाते हैं क्या? ग्रोसरी का कॉलम नहीं बनता ना, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस में ग्रोसरी वाले सामान नहीं आते। बिजनेस में नोटबुक, पेन, मार्कर, स्टैम्प पेपर ये सब आता है, लेकिन दाल चावल खरीदता है क्या कोई ऑफिस में बैठकर? नहीं, वो घरेलू चीज में चला जाता है। कोई
बिजनेस कर रहा है, फर्म है, कंपनी है, तो दाल चावल खरीद कर नहीं लाता है। अगर राशन दुकान है या किराने की दुकान है, अगर वो दाल चावल खरीद कर ला रहा है तो उसके लिए वो गुड्स है। किराने की दुकान के लिए वो गुड्स है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं, और कुछ पूछना है क्या? समझ गया सर। यस सर। और कोई क्वेश्चन नहीं है ना, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वो आपके मेन कैशियर आ गए। मेन कैशियर आ गए और बोलेंगे भाई महीना खत्म हुआ, रिकॉर्ड दीजिए, कुछ पैसे बचे हैं कि नहीं, कुछ पैसा आपको चाहिए क्या, क्या करना है जरा बताइए। तो आप अब हिसाब किताब करके मेन कैशियर को बताएंगे। तो कैसे हिसाब किताब करेंगे वो देखा जाए। तो हिसाब किताब आप अब कर रहे हैं, देखा जाए हिसाब किताब आप कैसे करेंगे। आप सबसे पहले, ये मेरा कॉलम छोटा पड़ गया है क्या? एक कॉलम कट गया, एक कॉलम और चाहिए था मुझे। ओके, अभी ठीक है। अभी देखिए बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, आवाज आ रही ना बेटा? यस सर। यस सर। चलिए, सबसे यस पहले, सर। हाँ सबसे पहले वो बैठ गए हैं मेन कैशियर और पूछ रहे हैं हिसाब दीजिए भाई, फटाक से बताइए कितना खर्चा हुआ है, कितना चाहिए आपको, मैं देकर जाऊं। तो आप हिसाब करेंगे कि कितना खर्चा हुआ है पहले मेरा। तो आप टोटल खर्चा जरा प्लस करके बताइए बेटा। तो प्लस कर रहा हूं मैं, 5 और 5, 5 और 5 कितना हुआ, 0। फिर मैं प्लस कर रहा हूं, बचेगा 1, 5 और 5 10 हो गया, बचेगा 1, तो 3, 3 एंड 7 भी 10 हुआ। अब बचेगा 1, तो 1 आगे बढ़ा दीजिए। तो 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 7 14। आपने देखा मेरा प्लस सही है क्या? 6 और 7 13 और 1 14, बरोबर है। तो आपका खर्चा कितना हो गया बेटा, 1400। टोटल 1400 आपका खर्चा हो गया है। एक बार और जरा बढ़िया से लिखता हूं मैं। आपका जो खर्चा हुआ है वो 1400 हुआ है, यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ आपका 1400। ठीक है, 1400 आपका खर्चा हुआ है। मान्य है ना बेटा? सिर्फ प्लस किया गया, ओके है ना? अब इसके बाद में आप ये सारे कॉलम को नीचे नीचे प्लस कर लोगे। इसमें 100 है तो उसको 100 को नीचे उतार लो। इस कॉलम में 20 है, 20 को नीचे उतार लो। इस कॉलम में 300 है, 300 को नीचे उतार लो।
इस कॉलम में 200 है, 200 को नीचे उतार लो। इस कॉलम में 5 रुपए है, 5 रुपए को नीचे उतार लो। इस कॉलम में 500 है, 500 को नीचे उतार लो। और इस कॉलम में 275, 275, 275 को नीचे उतार लो। आवाज आ रही है ना भाई? यस सर। यस सर। हाँ, तो बोलिए इतनी बात समझ में आई आपको? सिर्फ प्लस किया गया और नीचे उतारा गया। यस सर। प्रॉब्लम है क्या? Yes, sir. नो सर। No, sir. अच्छा, अब आप अगर समझदार हो तो बताओ मुझे, पेटी कैशियर के पॉकेट में अभी भी कितना रुपया पड़ा होगा? पेटी कैशियर के पॉकेट में इतने खर्चे करने के बाद भी कितने रुपए बचे होंगे? 3,600. तो 3600 आपका सही जवाब है। 3600 आपका सही जवाब है। शुरुआत में कैशियर कितना देकर गया था? 5000। 5000। शुरुआत में कैशियर देकर गया था 5000। ठीक है, यहाँ पर 5000 है। 5000 देकर गया था। आपका टोटल खर्चा हुआ है सिर्फ 1400। 1400 ही खर्चा हुआ है, मतलब बचता है 3600। तो आप वही यहाँ पर लिख दोगे कि 3600 अभी भी बचा हुआ है। कलर चेंज कर दिया जाए। देखिए ये बैलेंस वर्ड लिखा हुआ है ना, ऐसे बैलेंस लिखकर यहाँ सामने लिखोगे आप 3600 अभी भी बैलेंस है, मतलब बचा हुआ है। ठीक है, अब दोनों साइड आप प्लस करके दिखा दोगे कि दोनों साइड का हमने सेट कर लिया है, दोनों साइड ओके आ रहा है। मतलब साहब आप दे कर गए थे कितना? 5000। तो देखिए मैं एकदम फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ नीचे, फर्स्ट कॉलम में मैं नीचे लिख रहा हूँ 5000। और इस साइड भी देखिए 1400 और 3600 मिलके कितना हो गया? 5000 हो गया। 1400 और 3600 मिलके 5000 हो गया। तो ये बोलेगा साहब देख लीजिए मैंने हिसाब कर लिया है, मेरे पास बैलेंस अब कितना बचा है? 3600। बैलेंस मेरे पास 3600 बचा हुआ है। तो साहब क्या बोलेंगे? ठीक है, उसको अगले डेट पर आप ट्रांसफर कर दीजिए। अगले डेट पर आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो अगले डेट पर हम ट्रांसफर कर देंगे। अगले डेट पर कैसे ट्रांसफर करेंगे? देखिए ये जो लास्ट पर्पल कलर है ना, उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। तो जो बैलेंस 3600 राइट हैंड साइड में था वो अब लेफ्ट हैंड साइड में, अगला महीना शुरू होगा तो इस साइड आ जाएगा। तो अगला महीना शुरू होगा तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में नीचे कितना? 3600। 3600 लिखेंगे और सामने क्या लिखेंगे? टू बैलेंस। जब भी उस साइड लिखोगे फर्स्ट कॉलम में तो टू लिखा जाएगा। तो क्या लिखा गया? टू बैलेंस। ठीक है, टू बैलेंस लिखा गया कितना? 3600। बस डेट लिख दीजिए। न्यू डेट आपका जो रहेगा, न्यू डेट आप समझ रहे हैं कि महीना चेंज हो गया है, तो कौन सा महीना रहेगा अभी? फरवरी। फरवरी का महीना जो है वो 1 तारीख को शुरू होगा कितने से? 3600 से। ठीक है, और मेन कैशियर बोलेगा ठीक है आपका 1400 खर्च हुआ है तो मैं 1400 आपको दे देता हूं ताकि आपके पास वापस से कितने हो जाएं? 5000 हो जाएं। तो जो मेन कैशियर है वो 1400 देकर चला जाएगा, जितना खर्च हुआ उतना देकर चला जाएगा, ताकि फिर से आपके पास फाइनल टोटल पॉकेट में कितना रहे? 5000 रहे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने क्लियर किया है। ठीक है, देख लीजिए बनावट इसकी आपको समझ में आ रही है ना? कुछ मनगढ़ंत डेट लिख दिया जाए। कुछ मनगढ़ंत में डेट लिख रहा हूं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो दिमाग में रखिए, अभी पूछिए मुझे। कुछ मनगढ़ंत डेट्स लिख रहा हूं मैं, कुछ डेट्स लिख दिया मैंने यहाँ पर। आप बैलेंस के लिए हमेशा कौन सा डेट लिखेंगे? लास्ट डेट लिखेंगे। तो जनवरी का लास्ट डेट क्या होता है? 31st।
और जब फरवरी में हो जाएगा तो फरवरी 1 को दिखाई देगा। ये डेट भी भर दिया गया। आपको मैंने कहा था कि 2 कॉलम में कुछ नहीं आने वाला है। कैश बुक फोलियो, जो दूसरा कॉलम है कैश बुक फोलियो, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा जाएगा। और बाद में वाउचर नंबर में भी कुछ नहीं लिखा जाएगा। और तीसरा आप पहले से ही जानते हो, एलएफ, सेकेंड लास्ट कॉलम दिख रहा है ना, एलएफ लेजर फोलियो, उसमें भी कुछ नहीं लिखा जाता है। तो 3 कॉलम बनाएंगे लेकिन उसके अंदर कुछ लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हुआ है।